अगर मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो शहर में कोई भी खूबसूरत नहीं रहेगा। अब तुझे भी मेरी तरह बनना होगा। आना बेबस होकर आंसू बहा रही थी। अगले ही पल उस औरत ने अपने हाथ में पकड़ी कैंची से आना के चेहरे को बुरी तरह से कुतर डाला था। उसकी दिल दहला देने वाली चीखों ने गहरी नींद में सो रहे टोक्यो शहर की नींद उड़ा दी थी और कुछ ही देर में शहर के लोग आना की डेड बॉडी को घेर कर खड़े हुए थे। गली की दीवारें खून से लाल दिखाई दे रही थीं, लेकिन हमला करने वाले का कोई भी अता पता नहीं था। सुबह तक पूरे शहर में यह खबर आग की तरह फैल गई थी। आना की खून से लिपटी लाश और फटे चेहरे को देखकर शहर की आम जनता में बहुत डर फैल गया था। आना की मौत के बाद शिबुया की गलियों में निकलने से पहले लोग कांपने लगे थे। कई मौतों के बाद पुलिस के हाथ में कोई सुराग नहीं लगा था कि आखिरकार एक के बाद एक हो रही इन हत्याओं के पीछे आखिर किसका हाथ है। ना तो हत्यारे का कोई सुराग लग रहा था, ना ही हत्या करने वाले का मकसद सामने आ रहा था कि आखिर कोई क्यों किसी को इतनी बुरी तरह तड़पाकर मौत देगा। ये सब किसी इंसान का नहीं, आत्मा का काम है। कोची साके यूना वही कर रही है ये सब, और अगर उसे रोका ना गया तो ऐसे ही हर रात किसी न किसी की मौत होगी। ये कौन औरत है? आखिर इसकी मौत कैसे हुई? कोची साके बेहद खूबसूरत थी, इतनी कि जो एक बार उसे देख ले उसकी नजर वहीं ठहर जाए। उसके पति को अब उसकी खूबसूरती से जलन और असुरक्षा महसूस होने लगी थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी का घर से बाहर जाना, किसी से बात करना तक बंद करवा दिया था। फौज के बुलावे पर लड़ाई के लिए जाने से पहले उसने अपनी पत्नी कोची साके को घर के अंदर बंद कर दिया और उसे सख्त हिदायत दी कि वो घर से बाहर ना निकले। लेकिन आखिरकार वही हुआ जिसका उसके पति को डर था। पति के जाने के बाद लंबे समय तक अकेले रहने के कारण उसकी नजदीकियां एक युवक के साथ बढ़ गईं। एक रोज कोची साके का पति अचानक लौट आया और दुर्भाग्य से उसने अपनी पत्नी को दूसरे युवक के साथ देख लिया। गुस्से और नफरत से भरकर उसने पास में पड़ी कैंची उठाई और उससे अपनी पत्नी के चेहरे को बुरी तरह से काट डाला। कोची साके की मौत तो हो गई, लेकिन तभी से वो खूबसूरती और बदले की भूखी अतृप्त आत्मा बनकर घूम रही है। बस बहुत हुआ। अगर उसके प्रश्नों का उत्तर देकर ही इस मौतों के सिलसिले को रोका जा सकता है तो मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूँ। कोची साके की तलाश में पुजारी होशुमा आधी रात को टोक्यो की गली में निकल पड़ता है। कुछ देर तक वहां भटकने के बाद एक अंधेरी सुनसान गली में उसे अपनी ओर आती हुई एक काली परछाई दिखाई देती है। उस परछाई को देखकर होशुमा ने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ ताबीज और नमक कस के जकड़ लिया। जैसे ही कोची साके उसके नजदीक आई, होशुमा धीमी आवाज में एक मंत्र पढ़ने लगा। अचानक आसपास की हवा गहरी ठंडी हो गई और एक कांपती आवाज उसके कानों में गूंजी। क्या मैं सुंदर हूँ? उत्तर ना पाकर औरत ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई। क्या मैं सुंदर हूँ? और उसी के साथ चीखते हुए उसने अपना मास्क हटा दिया। उसकी भयानक चीख और खून से सने कटे फटे चेहरे को देखकर होशुमा ने किसी तरह खुद को संभाला और कोची साके की बात के जवाब में मुट्ठी में बंद नमक और वो ताबीज उसकी ओर उछाल दिया। नमक और ताबीज के उसके शरीर से छूते ही वो एक भयानक दिल कपा देने वाली आवाज में चीखी। गली में फैली धुंध और ठंडक के साथ कोची साके भी धुंध के साथ लापता हो गई। अगले कुछ दिनों तक कोची साके किसी को दिखाई नहीं दी। शहर में मौतों का सिलसिला रुक गया था।
होशुमा को भी ये लगा कि शायद उसके मंत्रों की शक्ति ने कोच्चि साके को मुक्त कर दिया है, लेकिन ये शायद तूफान से पहले का सन्नाटा था। अगले पल क्या होने वाला है होशुमा को अंदाजा भी नहीं था। आधी रात का समय था। पुजारी होशुमा एक सुनसान गली से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ मानो ये गली खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। वो जितना गली में आगे बढ़ते जाते गली और लंबी होती चली जाती। चलते चलते जब उनकी सांस फूलने लगी तभी उन्हें अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। तूने भी मुझे धोखा दिया। धोखे की सजा सिर्फ मौत है। मैं लौट आई हूँ और अब मौत का ऐसा तांडव होगा कि सब तमाशा देखते रह जाएंगे। होशुमा घबराकर नींद से उठ बैठते हैं। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। ये कैसा सपना था? अगर ये सच में हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अगले दिन रात का समय था। टोक्यो में रहने वाली मसातो अपने कमरे में मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। अचानक ही उसकी मोबाइल की स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और फिर मोबाइल स्क्रीन पर एक चेहरा उभरता है जो कोच्चि साके ओना का था। जबड़े से लेकर कान तक फटा हुआ चेहरा और खून से सने दांतों वाली औरत को चीखते हुए देखकर मसातो के हाथ से फोन छूट जाता है। अगले पल मोबाइल की स्क्रीन का कांच टूटता है और कोच्चि साके मसातो के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अगली सुबह मसातो के कमरे की दीवारें खून से सनी हुई थीं और उस कमरे में खून से लथपथ मसातो का कटे चेहरे वाला बेजान शरीर पड़ा हुआ दिखाई देता है। ये सब क्या हो रहा है? मसातो का कमरा अंदर से बंद था। बाहर से कोई उसके कमरे में अंदर नहीं आया, तो फिर आखिर उसकी हत्या की किसने? पहले तो ऐसी घटनाएं सिर्फ शहर की सड़कों पर हो रही थी और अब घर में भी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। 2 दिन पहले मेरी बहन की भी इसी तरह मौत हुई थी। मेरे अंकल का कहना था उन्होंने बाथरूम से कांच टूटने की आवाज सुनी। वह दरवाजा पीटते रहे लेकिन मेरी बहन ने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने साफ तौर पर मरने से पहले उसकी चीखें सुनी। वो मदद के लिए पुकार रही थी लेकिन कोई कुछ नहीं कर पाया और बस कुछ ही देर में इसी तरह खून से लथपथ लाश बरामद हुई थी उसकी। ऐसा लग रहा था किसी ने कंची से उसका पूरा चेहरा काट डाला हो। तुम ठीक कह रहे हो। ये कोई इक्का दुक्का घटना में नहीं हो रहा है। शहर के हर हिस्से में इस तरह की घटनाएं रिपोर्ट हो रही हैं। कोई मोबाइल हो तो कोई कंप्यूटर स्क्रीन के सामने मरा हुआ पाया जा रहा है, कोई आईने के सामने तो कोई चलती सड़क पर। यह हमारे शहर को अचानक हुआ क्या है? दूसरी ओर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो कोच्चि साके मुझे उकसा रही है। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी। वो मुझे दिखाना चाहती है कि मेरे रोकने से उसका कुछ नहीं बिगड़ा। अब वो दोगुनी ताकत के साथ लोगों की जान ले रही है।